एक रात में पूर्णिमा का चांद चमकता है। सड़क पर खड़ी लड़की का चेहरा खून से लथपथ है और उसके मुंह में सिगरेट होती है और कहती है कि आज चांद चमकीला है। किसी ने उससे पूछा कि क्या उसने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। लड़की ने जवाब दिया कि उसने अभी तक उस जगह की जांच नहीं की है और सिगरेट का धुआं उड़ाती है। राक्षस को मार के उसके शरीर पर बैठी हुई थी और उसने कहा कि नेता भागने में कामयाब रहा, वह उसका पीछा न कर सकी। लड़की ने अपना फ़ोन चेक किया और उस पर एक संदेश पॉपअप होता है जो एक लड़के के बारे में था और उसमें लिखा था, अभी हमारा लक्ष्य यही है, हमें अभी इस पर ही ध्यान देना है। जब तुम्हारा वहाँ का काम खत्म हो जाएगा फिर तुम इस पर ध्यान देना, मैं तुम्हें इसकी जानकारी सेंड करता हूँ। ये देखकर लड़की कहती है, ये क्या है, ये कौन कमीना है। वह एक 18 साल का लड़का है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और फिर उसका पता भी होता है। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आता है जो उसका ध्यान आकर्षित करता है और कहता है, तो वह तुम ही लोग हो जो हमारा शिकार करते हो। वह एक लड़की के हाथ को खा रहा होता है और उसका मुंह पूरा खून से भरा हुआ होता है। उसकी बात का लड़की ने उसे जवाब दिया, तुम तो एक जानवर जैसे हो, जिस जगह पर भी जाते हो उस जगह के सारे निवासियों को मार डालते हो। फिर ज़ॉम्बी ने उस लड़की से कहा, मुझे नहीं पता था कि आजकल नौजवान लोगों को भी शिकार करने के लिए भेजा जाता है। तुम जैसे लोग हमारा बहुत ही अपमान करते हो, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, मैं तुम्हें धीरे धीरे मारूंगा, तुम्हारे हाथ पैर को काटकर टॉर्चर करके तुम्हारे सारे दोस्तों की जानकारी तुमसे ले लूंगा। ज़ॉम्बी उसकी उंगलियों को फैलाकर कहता है, ये सब होने के बाद तुम मुझे खुद से ही कहोगी कि मुझे मार डालो। फिर ज़ॉम्बी अपना बड़ा सा मुंह खोलकर कहता है, मैं तुम्हें बड़े ही मज़े से खाऊंगा। लड़की ज़ॉम्बी के सामने ही खड़ी थी, उसके बाद लहरा रहे थे। ज़ॉम्बी को देखते हुए उसने पूछा, क्या यही ही योजना है तुम्हारी? यह योजना तुम्हारे लिए बेकार है। लड़की के मुंह में से सिगरेट धीरे धीरे गिर रही होती है और उसके चेहरे से खून टपक रहा होता है। फिर वह अपनी तलवार निकालते हुए आगे लाती है। ये देखकर ज़ॉम्बी चौंक जाता है क्योंकि वह लड़की भी एक जानवर में बदल जाती है। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं और बड़ी बड़ी आंखें भी होती है और वह उस ज़ॉम्बी से कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ वही करना चाहती हूँ जो तुमने अभी कहा। फिर वह अपनी तलवार को बाहर निकलती है। फिर हमें उस लड़की के मोबाइल में एक लड़के की फ़ोटो दिखाई जाती है। अगले सीन में हमें वही लड़का दिखाया जाता है जिसकी नीली आंखें होती है। उसका नाम चा हायन सॉन्ग होता है। उसको दो लड़कों ने पिटा होता है जो उस लड़के के पैसे को छीनना चाहते हैं, इसीलिए उसको उन्होंने बुरी तरह से मारा होता है। वह उसका वॉलेट ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम अगले हफ्ते दोबारा आएंगे। ये कहकर दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं। फिर ये लड़का अपने घर की तरफ जाता है। जैसे ही वह घर में जाता है उसका सामना उसके चाचा से होता है जो उसको देखकर उस पर चिल्लाता है कि तुम इतनी लेट क्यों हुए? तुम तो स्कूल से छूट के सीधा घर पर ही आने वाले थे। तुम कहाँ घूम रहे थे? क्या अब अपने चाचा की बात का भी कोई मान नहीं तुम्हारे लिए? लड़का अपने चाचा की बात को सुनने के बाद उसने कहा, चाचा मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे दोस्तों ने मुझे वहां आने के लिए आमंत्रित किया था। ये सुनते ही चाचा भड़क जाता है और कहता है, दोस्तों, क्या तुम चले जाओगे? क्या तुम्हें पालने के लिए तुम्हारे चाचा को घोड़े की तरह काम करना होगा? पागल कहीं के, जाओ जाकर अपनी माँ का बैंक खाता लेकर आओ। और उसके चाचा ने आगे कहा कि जब तुम्हारी माँ जिंदा थी उसको तुम्हें मेरे पास ही छोड़कर जाना था। आगे फिर से वही चांद दिखाया जाता है और लड़के का कमरा दिखाया जाता है। वह कमरे के बीच में गद्दे पर सोया होता है। उसने कहा, ये सब मेरा रोज का है। फिर उसने कहा, मेरी माँ की मौत के बाद मेरी लाइफ एक जानवर की तरह हो चुकी है, किसी को भी मेरी परवाह नहीं। मेरी माँ जब जिंदा थी तभी मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए थे। मुझे तो अभी उनकी आवाज़ और चेहरा भी याद नहीं है। तब मैं बहुत छोटा था, पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि जब पापा जा रहे थे तब उन्होंने मुझे कुछ कहा था, पर मुझे वह अभी याद नहीं है। कभी कभी मैं अपने सपने में भी उन्हें देखता हूँ और उनके उन शब्दों को याद करने की कोशिश भी करता हूँ। वह अपने पिता की बातों को याद करने की बहुत कोशिश करता है पर कुछ याद नहीं आता है। उसे सिर्फ इतना याद होता है कि उसके पिता की पीठ बहुत चौड़ी और बहुत ही मजबूत थी, पर उसके लिए वह बहुत ही मुलायम और एक गर्म एहसास था। वह उनको पीछे से मुस्कुराते हुए देख सकता था। वह चा हायन सॉन्ग के लिए कुछ भी कर सकते थे। चा हायन सॉन्ग अपने पिता की तरह ही बनना चाहता है। दूसरे दिन जब चा हायन सॉन्ग घर से बाहर जा रहा था तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, उसका सिर्फ छुट्टियों में काम करना उसके लिए पर्याप्त नहीं है, उसको एक अच्छी सी नौकरी तलाश कर लेनी चाहिए और छुट्टियों में भी काम करना होगा। ये देखकर चा हायन सॉन्ग आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और कहता है कि मैं अपना जीवन अपने तरीके से क्यों नहीं जी सकता? मेरी लाइफ बहुत ही बकवास हो चुकी है। मैं क्यों गधे की तरह इतनी मेहनत करूं, वह भी सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने के लिए?
अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचना चाहता हूँ, क्या ये भी मुमकिन नहीं? ये सोचते हुए वह कहीं बाहर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसको किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। उसने जब देखा तो एक लड़की जो दीवार के सहारे खड़ी हुई थी उससे मदद मांग रही थी। उसने जब चा हायन सॉन्ग को देखा तो उसने कहा, लड़के मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद कर सकते हो। फिर चा हायन सॉन्ग कहता है, सिर्फ मैं ही क्यों, यहाँ और भी लोग हैं, मैं तो मुश्किल से अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। तभी चा हायन सॉन्ग को उसका बीता हुआ कल दिखाई देता है, जब उसने दो लड़कों को कोई एक इंसान को बुल्ली करते हुए देखा था। उसने उस इंसान की मदद करने के लिए आवाज़ उठाई और तभी से वह दोनों लड़के अभी तक उसको परेशान करते हैं। उन दोनों लड़कों की वजह से उसकी लाइफ नरक हो चुकी है। वह बातें याद आते ही वह डर जाता है और कहता है, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और तभी उसको उसके पिता की याद आती है और वह अपनी आंखें खोलते हुए उस लड़की से कहता है, चलो पहले हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर वहाँ से निकल कर कोई एक वीरान सी गली में पहुँचते हैं। वह लड़का कहता है, रात के समय में यहाँ कोई भी नहीं आता, तो चलो अब इस मौके का फ़ायदा उठाते उसने पुलिस को कॉल करने को सोचा। और जब वह फ़ोन कर रहा होता है, उसने उसके पीछे से आती हुई लड़की को कहा कि देखो तो वह दो जो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे वह क्या अभी भी पीछा कर रहे हैं। तभी जो उसने फ़ोन लगाया था वह कनेक्ट हो जाता है। जब वह कुछ कहने ही जा रहा होता है तभी वह देखता है कि उसका पूरा हाथ गायब है। उसका हाथ जिसमें फ़ोन था वह उसके शरीर से कट चुका है। ये देखकर वह समझ नहीं पाया कि इतने से समय में ये क्या हुआ। तभी पीछे से आवाज़ आती है, जिस लड़की की वह मदद कर रहा था वह बोल रही है, देखो तो कितना अच्छा लड़का है, तुम्हारे जैसे लोग इस क्रूर दुनिया में बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। मुझे तो लगा था कि अपने शिकार को फंसाने के लिए ये तो बहुत पुरानी चाल है, पर किसने सोचा था कि तुम जैसे इंसान को पकड़ना इतना आसान होगा। खड़ी हुई लड़की ने अपने हाथ को एक अजीब से हथियार में तब्दील कर दिया और उसे कहने लगी कि अगर मैं इतने दिनों से भूखी ना होती तो मैं तुमसे बड़ी तमीज से पेश आती। ये सब देखकर चा हायन सॉन्ग बहुत डर जाता है। वैसे भी उसका हाथ कटने के कारण उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। वह उसका ऐसा हाल देखकर सोच रहा होता है, ये क्या हो गया, मैं तो सिर्फ एक अबला नारी की मदद कर रहा था और मेरे साथ यह सब हो गया। और थोड़ी देर में उस लड़की के पीछे से और भी मॉन्स्टर वहां आ जाते हैं। वह लड़की चा हायन सॉन्ग से कहती है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहती थी, पर जब भी आसमान में चांद पूरा होता है तब हमें बहुत ज़्यादा खून की प्यास लगती है और हमें उस प्यास को बुझाना होता है, इसलिए हम शिकार करते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। अगले सीन में हमें चा हायन सॉन्ग अपनी जान बचाकर भागते हुए दिखाई देता है। उसके पीछे से बहुत सारे मॉन्स्टर के हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर चा हायन सॉन्ग सोचता है, ये क्या हो रहा है, इतने सारे मॉन्स्टर कहाँ से आए, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं तो उस लड़की की सच्चे दिल से मदद करना चाहता था, मैंने उसमें गलत क्या किया। ऐसे ही सारे ज़ॉम्बी उसके करीब पहुंचने लगते हैं। उसको अपने आखिरी पल दिखाई देते हैं और सोचता है, ना तो मेरा कोई परिवार है, ना तो मेरे कोई दोस्त है और ना ही मैंने अपने भविष्य के लिए कुछ सोचा है। और उसके पीछे भाग रहे हैं मॉन्स्टर ने उसको पकड़ लिया। एक ने उसकी गर्दन पर काटा जिससे उसका बहुत सारा खून बहता है और कई मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। चा हायन सॉन्ग रो रहा होता है, उसको असहनीय पीड़ा हो रही थी। वह मदद के लिए बहुत सारी गुहारें लगाता है पर उसको बचाने कोई भी नहीं आता। वह सोचता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी उसको अपने पापा की छवि दिखती है, जहां पर उसके पापा उससे बात कर रहे होते हैं। वह कह रहे होते कि तुम्हारे पापा अब जाने वाले हैं और तुम्हारी मॉम भी तुम्हारे साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली और तुम्हारी ज़िंदगी में आगे चलकर बहुत सारी तकलीफ़ें आएगी और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाना चाहते होंगे। फिर उसके पिताजी उसके सर पर अपना हाथ रखकर उसको कहते हैं कि अगर भविष्य में कोई ऐसी घटना हो जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हारी जान को खतरा हो और उस परिस्थिति में तुम्हें कुछ समझ ना आए, तभी चा हायन सॉन्ग की आंखें बंद होने लगती है। उसके पिता हंस रहे होते हैं और तभी उसके पिता का चेहरा साफ दिखाई देता है, जो कि असल में एक मॉन्स्टर जैसा है। बड़े बड़े नुकीले दांत और बनी सी लाल आंखें हैं। फिर चा हायन सॉन्ग से कहता है, तुम सबको मार डालना। फिर वहां पर वह लड़की दिखाई देती है जो एक राक्षस है और चा हायन सॉन्ग का हाथ खा रही थी। उसके पीछे कुछ हलचल होने के कारण उसने पीछे देखा, उसके पीछे जैसे खून की बारिश हो रही हो। बाकी सारे राक्षस जो चा हायन सॉन्ग पर अटैक कर रहे थे वह मर चुके हैं। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि वह कमजोर सा दिखने वाला लड़का एक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका है और उसने सारे राक्षसों को मार डाला होता है। और उसका चेहरा दिखाया जाता है जो सच में बहुत ही भयानक दिख रहा होता है। उसके भी अपने पापा की तरह एक लाल आंख और बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं।
ये देखकर लड़की चौंक जाती है और कहती है, क्या ये वही लड़का है? ये लड़का इंसान नहीं है। और तभी अचानक उसके चेहरे पर चा हायन सॉन्ग एक जोर से मुक्का मारता है और दीवार पर उसके सर को कुचल देता है। ये देखकर चा हायन सॉन्ग अपने आप से पूछ रहा होता है, मैं कौन हूँ? मैं ऐसा क्यों बन गया? कुछ समझ नहीं आ रहा। पर अब मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं इन सब राक्षसों को मार सकता हूँ, और अब मैं इन सारे राक्षसों को मार डालूंगा। उसने ऐसा राक्षसों को बहुत ही गुस्से में देखते हुए कहा। और कुछ समय बाद चा हायन सॉन्ग का हाथ दिखाया जाता है जो पूरी तरह से खून से लथपथ था, और चा हायन सॉन्ग एक दीवार की तरफ खड़ा हुआ था और उसके पीछे सारे राक्षसों की बॉडी पड़ी हुई थी जो चा हायन सॉन्ग के हाथों मारे गए हैं। और तभी कोई पीछे से चा हायन सॉन्ग का नाम पुकारता है। वह कोई और नहीं, ये वही लड़की थी जो शुरुआत में हमें दिखाई गई थी। वह चा हायन सॉन्ग से कहती है, तुम तो अपने फोटो से बहुत ही अलग दिख रहे हो। फिर वह बड़े ही चिंतित स्वर में चा हायन सॉन्ग से पूछती है कि क्या तुम इंसान हो? वह वही बैठी हुई थी और चा हायन सॉन्ग दूसरी तरफ मुड़कर खड़ा हुआ था और उसके आसपास बहुत सारे राक्षसों की बॉडी पड़ी हुई थी। चा हायन सॉन्ग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वह लड़की आसपास का निरीक्षण करते हुए सोचती है, क्या ये सब इसने ही किया है? ये राक्षस एक दूसरे को कभी नहीं मारते। लड़की चा हायन सॉन्ग के हाथ को देखकर बोलती है, क्या ये भी मेरी तरह इन राक्षसों से लड़ता है? उसका हाथ पूरा खून से लटपट है, शायद इसने ही सबको मारा है। फिर वह लड़की सिगरेट जलाते हुए चा हायन सॉन्ग से कहती है कि अगर तुम इंसान हो तो चलो मेरे साथ जुड़ जाओ, अगर तुम भी एक राक्षस हो तो मैं तुम्हें इसी जगह मार डालूंगी। फिर वह लड़की सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए चा हायन सॉन्ग से पूछती है कि क्या तुम राक्षस हो या इंसान हो, बताओ मुझे। तभी चा हायन सॉन्ग उस लड़की पर वार करता है। वह बहुत ही गुस्से में होता है, पर लड़की ने उसके वार को अपनी तलवार से रोक दिया। उसकी तलवार चा हायन सॉन्ग के हाथ में धंस जाती है। चा हायन सॉन्ग की ऐसी हरकत देखकर लड़की बोलती है, तो क्या यही तुम्हारा जवाब है? तुम एक राक्षस की तरह बनना चाहते हो? और तभी वह लड़की भी एक राक्षस में तब्दील हो जाती है और कहती है, मुझे तुम्हारा ये रवैया बहुत पसंद आया, मैं भी एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ना चाहती हूँ। तभी उसने अपनी तलवार का वार किया जो हमारे एमसी के सीने पर लगता है। और वह लड़की वहीं पर नहीं रुकी, उसने एक साथ बहुत सारे वार अपनी तलवार से किए। ये लड़की ने बहुत ही तेजी से चा हायन सॉन्ग पर वार किए। उसके कारण चा हायन सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है, उसको बहुत सारा दर्द होता है और वह चिल्ला रहा होता है। फिर हमें चा हायन सॉन्ग को खून से भरा हुआ दिखाया जाता है और वह लड़की के चेहरे पर थोड़ा सा खून है और वह सिगरेट का धुआं उड़ाती है। उसके बाद से चा हायन सॉन्ग घायल होने के कारण गिर जाता है। वह लड़की उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मैं समझ गई, तुम्हें भी तुम्हारा ये रूप पसंद नहीं है, पर अब कुछ नहीं हो सकता, तुम भी अब हमारे जैसे हो गए हो, तुम्हारे ना चाहते हुए भी तुम्हें ये सब करना होगा। फिर वह लड़की अपनी तलवार को उसके मयान में डालते हुए कहती है, हम दोनों एक दूसरे को अभी तक नहीं जानते हैं। फिर वह लड़की अपना नाम सन का योंग बताती है। हमारा एमसी जो उसके वार से घायल होकर अपने मुंह के बल पड़ा होता है, उसे वह कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से फिर बात करेंगे जब तुम शांत हो चुके होंगे। फिर वह एमसी को नाम से पुकारती है। जब हमारा एमसी उठने वाला होता है तब उसको अपने सपने में 2 लाल आंखें दिखाई देती है। उससे डरते हुए वह कहता है कि कोई आकर मुझे बचा लो इससे। और तभी उसकी नींद खुल जाती है और जब वह उठता है तो पूरा घबराया हुआ होता है। वह अभी बेड पर लेटा हुआ है। फिर उसने कुछ अजीब महसूस किया और उसने अपने हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश की जो वह राक्षस लड़की ने काट लिया था। ये देखकर वह चौंक जाता है क्योंकि उसका हाथ अभी सही सलामत है। फिर कहता है, मुझे याद है कि वह रात को मेरा शिकार हो रहा था और मेरा हाथ भी कट चुका था। ये सब याद आने से वह बहुत ही डर जाता है और घबराने लगता है, जिसके कारण उसके पसीने छूट रहे हैं। तभी कोई कमरे के अंदर दाखिल होता है। उसकी ऐसी हालत देखकर कमरे में दाखिल हुए शख्स ने एमसी से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? एमसी उस शख्स को देखकर कहता है, कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ? तभी वह शख्स कहता है, क्या तुम नहीं जानते? कोई बात नहीं, आराम करो, तुम अभी हॉस्पिटल में हो और हम लोग तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। उसके बाद वह शख्स एमसी से कहता है कि तुम अब से मुझे बॉस कहकर बुला सकते हो। एमसी वह सुनकर कहता है कि क्या तुम पुलिस वाले हो? तब वह शख्स जवाब देता है कि नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं भी एक सरकारी अधिकारी हूँ, पर मेरा काम कुछ अलग है। फिर वह शख्स कुर्सी पर बैठते हुए कहता है कि हम एक गुप्त सरकारी शाखा से हैं। तुम जिन जानवरों से कल रात मिले थे, हम उन जानवरों का शिकार करते हैं और उनको मारते हैं। ये बात सुनकर एमसी चौंक जाता है कि जानवर? तभी शख्स कहता है कि वह सब लोग पहले इंसान हुआ करते थे पर अभी वह एक जानवर में बदल गए हैं, हमें उनसे लड़ना होगा। और कहता है, तुम्हें सिर्फ अभी इतना बता सकता हूँ
कि जो भी जानवर में तब्दील हुए हैं वह सब लोग इंसानों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं और तुम भी एक मॉन्स्टर में बदल सकते हो। ये सब सुनकर एमसी चौंक जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल की लॉबी का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक शख्स बॉस से पूछता है कि क्या कुछ बात आगे बढ़ी। तभी बॉस जवाब देते हैं, नहीं अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ भी याद नहीं है और उसको अपनी शक्ति का भी अनुमान नहीं है। हमें उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसको थोड़े दिन आराम करने दो पहले। फिर बॉस कहते हैं कि हमें उसके लिए बॉडीगार्ड रखना होगा। तभी दूसरा शख्स कहता है, तो फिर क्या मिस्टर होंग इसके लिए सही है? उसके लिए बॉस मना करता है, कहता है कि जूनियर मैनेजर को इस काम के लिए कह दो। और हमारा एमसी कमरे में अकेला बैठा हुआ होता है। फिर हमें कल का घटनास्थल दिखाया जाता है जहां पर हमारे एमसी ने उन सारे जानवरों को मारा होता है। वहां पर कुछ ऑफिसर पहरा दे रहे होते हैं। तभी अचानक एक ऑफिसर ने किसी शख्स को वहां पर आते हुए देखा। उस शख्स से कहा कि यहाँ पर अभी पुलिस की कार्रवाई चल रही है, आप कृपया यहाँ से चले जाइए। तभी वह शख्स उस ऑफिसर की तरफ देखता है। फिर वहां पर एक महिला ऑफिसर भी आ चुकी होती है। वह ऑफिसर उससे कह रहा होता है कि यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई चल रही है, आप हमारे काम में दखल ना दे। वह शख्स वही खड़ा होता है और अचानक ही उसकी आंखें चमकने लगती है और वह ऑफिसर पर हमला कर देता है। वह ऑफिसर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे ऑफिसर का मुंह एक गुब्बारे की तरह फट जाता है और चारों तरफ खून फैल जाता है। ये देखकर महिला ऑफिसर उसको पागल कहती है और उस पर हमला करने जाती है। उस शख्स के वार से बचने के लिए वह हवा में जंप लगाती है और उसको हवा में से ही एक जोरदार किक उसके सर पर दे मारती है। इसके कारण शख्स के सर से खून निकलने लगता है। महिला ऑफिसर उसको एक और बार किक मारने जाती है, पर अचानक ही उसके पैर में कुछ नुकीली चीज आर पार हो जाती है। वह उस शख्स का हाथ था जो अभी एक नुकीले से हथियार की तरह बन चुका है, जिससे उसने उस महिला ऑफिसर के पैर को घायल किया, जिससे महिला ऑफिसर को बहुत दर्द होता है। तब वह शख्स उस महिला ऑफिसर को बहुत खतरनाक तरीके से देखता है और अगले ही पल उस महिला ऑफिसर के 3-4 टुकड़े कर देता है। फिर वह आदमी दोनों मरे हुए ऑफिसर्स की बॉडी के पास जाता है और वह कहता है कि इस महिला ऑफिसर के लड़ने का तरीका बहुत ही शानदार था, मुझे नहीं पता था कि ट्रेन हुए ऑफिसर्स इस तरह लड़ सकते हैं। उनके लड़ने का तरीका बहुत ही शानदार था, पर उनके वार में ताकत की कमी थी। यह इंसान बहुत ही कमज़ोर होते हैं और यह वही कमीने लोग हैं जिन्होंने मेरे लोगों को बेरहमी से मारा है। फिर वह घटनास्थल पर जाता है और कुछ देखकर चौंक जाता है। वह दीवार के ऊपर एमसी के द्वारा किए गए छेद को देखता है और सोचता है और कहता है कि मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये किसने किया है। फिर अचानक ही उसको कुछ याद आता है और वह कहता है, क्या ये उन लोगों का किया धरा है? मैं तो इसमें पूरा की पूरा समा जा सकता हूँ। फिर कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह उन लोगों का काम है, वह इतने बहरेम नहीं होते, शायद ये हमारा ही कोई बंदा हो। ये कहे कि उसने वहां पर पड़े हुए खून को अपने हाथ में लेकर मुंह से चखता है। तभी अचानक उसकी आंखें बड़ी और दांत नुकीले से हो जाते हैं और बड़े ही अजीब तरह से हंसता है और कहता है कि मैंने एक बहुत ही दिलचस्प शख्स की खोज की है। फिर हमें एक वर्क प्लेस दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। वहां पर हमारा एमसी पोछा लगा रहा होता है। तभी उसके पीछे से काउंटर पर खड़े हुए एक शख्स ने उसको कहा कि टेबल नंबर 65 का ऑर्डर तैयार हो चुका है, तुम जाकर उसको दे दो। हमारे एमसी ने उसको कहा, मैं समझ गया, मैं उसको अभी दे देता हूँ। वह ऑर्डर लेकर टेबल की तरफ जा रहा होता है। सोचता है कि पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ बहुत सारी बुरी घटनाएं हुई है और अभी जाकर मेरी दिनचर्या सही हुई है। उन लोगों ने कहा था कि वह मुझे फ़ोन करेंगे। उन लोगों को मेरे से क्या काम होगा? मैं दोबारा से उन लोगों के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। फिर वह टेबल पर ऑर्डर रखता है और कस्टमर को खाना एंजॉय करने के लिए कहता है। तभी वह कस्टमर उस खाने में से थोड़ा खाना लेकर हमारे एमसी के मुंह में ठोस देती हैं और कहती हैं कि तुम स्कूल में नहीं आते और अपनी जॉब पर बराबर टाइम से आते हो। ये सुनकर एमसी चौंक जाता है और खाना चबाते हुए उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वह कस्टमर अपनी टोपी उठाकर बोलती है, मैं ली यिन बाई हूँ। ये लड़की हमारे एमसी की कॉलेज फ्रेंड होती है। फिर वह दोनों उसके वर्कप्लेस से बाहर आकर अपनी बात को जारी रखते हैं। हमारा एमसी यही कहता है कि मेरा स्कूल ना आने का कारण सिर्फ यही है कि मैं अभी बीमार हूँ। ली यिन बाई कहती है कि तुम इतने बीमार हो कि मोबाइल पर आए गए मैसेज को भी नहीं पढ़ सकते। हमारा एमसी कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मेरा मोबाइल खराब हो चुका है। फिर वह कहता है कि तुम्हें मालूम भी है, अगर मैंने अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी ली तो मेरे कितने पैसे कटेंगे? मैं काम करूंगा तभी तो पैसे कमाऊंगा, वैसे भी स्कूल आकर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है।
तभी ली यिनबाई हमारे एमसी के करीब आकर उसके कान में कहती है कि क्या तुम्हारे पास सिगरेट है। उस लड़की की इतने करीब आने से हमारा एमसी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। हमारा एमसी उसके जवाब में उसको कहता है, तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रही हो? क्या तुमने कभी मुझे सिगरेट पीते हुए देखा है? ये सुनकर ली यिनबाई उसको कहती है, तुम फिर मुझे ये बात बताओ कि तुम्हारे कपड़ों में से सिगरेट की बदबू क्यों आ रही है। उसके जवाब में फिर से एमसी कहता है कि मैंने अभी अभी स्मोक रूम साफ किया है, इसकी वजह से ही मेरे कपड़ों में से सिगरेट की बदबू आ रही है। इस दौरान ली यिनबाई उसको बहुत ही गौर से देख रही होती है और कहती है कि कुछ तो गलत है, तुम किसी का फ़ोन भी नहीं उठाते और स्कूल में भी नहीं आते, क्या तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी है? ये सब सुनकर हमारा एमसी कुछ सोचता है और कहता है कि मुझे इस लड़की को कुछ भी नहीं बताना चाहिए, सन का योंग ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सन का योंग हमारे एमसी को बता रही होती है कि ये सब के बारे में किसी और को कभी भी मत बताना। तभी हमारे एमसी लटके हुए चेहरे के साथ उसको कहता है कि अगर मैंने किसी को कहा कि इंसान जानवर में बदल सकते हैं तो लोग मुझे पागल समझेंगे, इसीलिए मैं किसी को इस बारे में ना बताऊं। ये सुनकर लड़की जवाब देती है, ये बात नहीं है, बात तो ये है कि हम कभी भी पता नहीं लगा सकते कि सामने वाला इंसान जानवर है या इंसान है। तो उसके कारण अच्छा यही है कि तुम इस बारे में किसी से भी बात ना करो, इससे तुम ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। अगर कोई भी तुमसे बात करने आए तो तुम जैसे तैसे करके उनसे अपना पीछा छुड़ाना। फिर वह लड़की सिगरेट का धुआं निकालती हुई उससे पूछती है, क्या जब किसी जानवर को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा तो क्या तुम तुम्हारे परिवार की रक्षा कर सकोगे? ये सब याद आते ही वह ली यिनबाई की बात का कोई जवाब नहीं देता। और फिर हमें स्टोर के बाहर का सीन दिखाया जाता है और हमारा एमसी ली यिनबाई को कहता है कि तुम्हें मालूम है ना, मैं जीवन को जी नहीं रहा हूँ, बस दिन काट रहा हूँ। मैं इन सब से थक चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी चिंता ना करो और अपनी जिंदगी जियो। हमारा एमसी वहाँ से चला जाता है। फिर ली यिनबाई मुड़ के दूसरी तरफ जाने लगती है और धीमी आवाज़ से कहती है कि तुम्हें इतनी सारी परेशानियां थी तो क्या तुम मेरे से इस बारे में बात नहीं कर सकते थे, पागल कहीं के। फिर वह लड़की इस भीड़ में कहीं गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि काले कपड़े पहने हुए एक शख्स भीड़ को देख रहा होता है। फिर वह अपने आप से बात कर रहा होता है, वहाँ से गुजरते हुए लोगों को देखता है और कहता है कि यह जो शराब पिए हुए लोग हैं उनको खाने के बाद मुंह में बहुत खराब टेस्ट रह जाता है और वह मोटा सा आदमी बहुत ही गंदा है। भले ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है पर उसके बावजूद भी मैं उस इंसान को नहीं खाने वाला। फिर वह शख्स कहता है, खाने के लिए आज मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा और मैं उस बंदे को भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। उसने एक बड़ा सा गड्ढा छोड़ा है और वहाँ पर उसका बहुत सारा खून भी पड़ा हुआ है। मुझे लगा था कि उसकी मदद से उसको ढूंढना बहुत ही आसान होगा पर ऐसा नहीं है, शायद वह हमसे छुप रहा है या तो अभी तक वह उठा नहीं है। फिर हमें एमसी का घर दिखाया जाता है। वह घर में दाखिल होता है। जब वह घर में दाखिल होता है तभी अचानक एक शराब की बोतल उसकी तरफ तेजी से आती है और एमसी के पीछे की तरफ किसी चीज़ पर लगकर वह शराब की बोतल टूट जाती है। एमसी के मुंह पर भी शराब के छींटे गिरते हैं। तभी आवाज़ आती है कि क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? चाचा ने कहा, क्या मैं तुम्हारे पास से पैसे मांग रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे पास सिर्फ पैसा ही मांगता रहूँगा? तुमको मैंने पहले ही कहा था कि मुझे पैसे दे देना। ये सुन के एमसी कहता है, चाचा मैं आपको पैसे भेजने ही वाला था। पर वह आगे बोलने जा रहा था पर अचानक ही उसके मुंह पर उसके चाचा ने जोर से मुक्का मारा और वह कहता है, मैंने सिर्फ तुम्हारे पास से थोड़े से पैसे मांगे हैं, क्या ये भी तुम नहीं दे सकते? उसका चाचा बहुत ही गुस्से में होता है और आगे कहा, क्या मुझे इतने से पैसों के लिए तुम इतना सता रहे हो? चाचा ने ये कहते हुए फिर से हमारे एमसी को फिर से मारता है और कहता है, क्या तुम अपने पैसे को बचाना चाहते हो? क्या तुम मेरा घर छोड़कर जाना चाहते हो? क्या मेरा घर तुम्हारे रहने के लिए अच्छा नहीं है? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ से निकल जाओ सुअ कहीं के। चाचा बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ से निकल जाओ और अपने निकम्मे पिताजी के पास चले जा। उस शराब की बोतल के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए होते हैं और पास में ही कोने में हमारा एमसी बैठा हुआ होता है। तभी उसके दिमाग में सन का योंग की बात घूमती है कि क्या तुम अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो? तभी हमारा एमसी अपना मुंह थोड़ा सा ऊपर करता है। तब हमें मालूम चलता है कि उसके मुंह में से खून निकल रहा होता है और वह कहता है कि बंद हो जाओ, मैं ऐसा क्यों करना चाहूँगा, मैं तो चाहता हूँ कि ये सब लोग मर जाए। उस शराब की बोतल दरवाजे के शीशे पर लगी थी, इसकी वजह से वह शीशा भी टूट चुका है। अगले सीन में हमें उसके घर के बाहर की जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक शख्स आ रहा होता है और पास ही में उसका चाचा किसी से बात कर रहा होता है। वह किसी से फ़ोन पर पैसे मांग रहा होता है और उससे वादा करता है कि मैं अगले हफ्ते वापस लौटा दूंगा।
तभी अचानक उसके हाथ में से फ़ोन गिर जाता है, जिसके कारण वह चौंक जाता है और वह देखता है कि किसी शख्स ने उसका हाथ पकड़ा होता है। ये देखते हुए उसका चाचा कहता है, कमीने मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ तब तक सही है, वरना मैं क्या कर दूंगा वह मुझे भी मालूम नहीं। ये सुनते ही वह शख्स बड़े ही अजीब तरीके से हंसने लगता है। वैसे ये वही शख्स है जिसमें उन ऑफिसर्स को मारा था। फिर हमारा एमसी घर के बाहर रेलिंग के पास खड़ा होता है और अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है। उसके फ़ोन के इनबॉक्स में उस ली यिन बाई के और बॉस के ही मैसेज आए होते हैं। ये देखकर वह बोलता है कि मेरा इनबॉक्स तो इन दोनों के कारण ही भरा हुआ है। फिर उसके चेहरे पर एक निराशा का भाव आता है। वह फ़ोन को वही नीचे फेंक देता है और कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे सब लोग मारते ही है, मेरे पास और कोई भी पता नहीं है जाने के लिए, और ऊपर से अब जानवर भी मेरा शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं अब जल्दी ही मरने वाला हूँ। तभी अचानक वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तो एमसी पीछे मुड़कर देखता है, वह उसका चाचा होता है जो बड़े ही अजीब तरीके से चलकर उसके पास आ रहा होता है। ये देखकर हमारा एमसी उसको कहता है कि चाचा क्या हुआ, और मन में ही कहता है कि चाचा यहाँ क्यों आए हैं, क्या वह मेरा पीछा कर रहे थे, पर वह मेरा पीछा क्यों करेंगे। तभी उसका चाचा किसी को गालियां दे रहा होता है और फिर हमें मालूम चलता है कि जिस शख्स ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था उसने चाचा को एक इंजेक्शन मारा होता है। चाचा के सामने खड़ा हुआ एमसी सोचता है कि ये तो शराब के नशे में चूर है, इसने मुझे घर पर बहुत मारा, क्या इतना इसके लिए काफ़ी नहीं है, यह इतना बेरहम क्यों है। और हमारा एमसी डिसाइड करता है कि आज मैं अपने चाचा से पूछे लेता हूं कि वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है और मुझे इतना क्यों मारता है। एमसी चिल्लाते हुए कहता है, चाचा मुझे कुछ कहना है। पर वह चौंक जाता है जब वह उसके चाचा को देखता है। उसके चाचा का चेहरा एक जानवर के चेहरे में तब्दील हो रहा होता है और फिर अचानक ही उसकी बॉडी फट जाती है और उसमें से एक जानवर बाहर निकलता है। ये देखकर एमसी डर जाता है क्योंकि उसका चाचा एक सुअर जैसे जानवर में तब्दील हो चुका है और उस जानवर के दो मुंह हैं, एक चेहरे पर है और दूसरा मुंह बहुत ही अजीब है जो उसके पेट में बना हुआ है। ये सब देखकर हमारा एमसी उसको नाम से बुलाता है कि तभी उसका चाचा उस पर हमला कर देता है। उसके हमले में बहुत सारी ताकत होती है जिससे आसपास की चीज़ टूटने और इधर उधर उड़ने लगती है। इससे हमारे एमसी को भी चोट लगती है। हमारा एमसी ज़मीन पर गिरा हुआ है और खांस रहा होता है। उसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, क्या चाचा पहले से ही जानवर थे, ये सब वह सोच रहा होता है। इतने में ही उसका चाचा उसको चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वह एक दीवार पर जाकर टकराता है और देखने पर लगता है कि शायद वह मरने के करीब है। उसका बहुत सारा खून बह चुका होता है। उसका चाचा उसके करीब जाकर उसको अपने हाथ से उठाता है। उसका चाचा उसको अपने मुंह के करीब लाकर देखता है। चाचा का शरीर हमारे एमसी से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। एमसी उसके सामने एक कॉकरोच की साइज़ की तरह दिखता है। उसका चाचा यहाँ पर भी नहीं रुकता और उसको अपने दोनों हाथों के बीच में कुचल देता है। उसके कारण एमसी की बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी है। वह दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। उसका चाचा उससे कहता है, मर जाओ कमीने, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे ही वजह से मरी थी। एमसी ये सुनते ही बोलता है, क्या मेरे कारण मेरी माँ मरी थी, क्या हर चीज़ की वजह मैं ही हूँ, मैं ये सब नहीं सहन कर सकता, मैं अब ये सब यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर एमसी अपने चाचा से कहता है कि तुम कह रहे हो कि यह जो भी हो रहा है वह मेरी वजह से हो रहा है। फिर वह अपनी बुरी यादों को याद करता है जिसमें वह दोनों लड़के और वह जानवर लड़की और सारे ज़ॉम्बी जो उसको काट रहे होते हैं और उसका चाचा जो पीट रहा होता है। फिर हमारा एमसी अपने आप को संभालते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं भले जितना चाहूँ सोच लूँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इतना कहते ही वह उसके चाचा के हाथों में से छूटने की कोशिश करता है। फिर कहता है, पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है, क्यों तुम सब लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। और एमसी अपने हाथ की मुट्ठी को कस के जोर लगाता है और फिर से वह उस मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, तुम मुझे अब समझाओ। और उसके चाचा के हाथों की पकड़ में से खुद को छुड़ा लेता है। उसकी दोनों आंखें लाल हो चुकी है, उसके पूरा बदन खून से भरा हुआ है और कहता है, बताओ मुझे कि मेरा जुर्म क्या है, मुझे जवाब दो। इतना कहते ही वह चाचा के हाथ को मोड़ देता है और कहता है कि मुझे जवाब दो। वह उसके चाचा के हाथ को उसके शरीर से उखाड़ देता है जिससे उसके चाचा को बहुत दर्द हो रहा होता है और वह चिल्ला रहा होता है। पर हमारा एमसी वहां पर नहीं रुकता, वह चाचा को जोरदार मुक्का मारता है। उसके कारण उसके चाचा का आधा मुंह कट जाता है और उसके बाद दूसरा मुक्का मारने जाता है। उसका चाचा अपने पेट पर बने हुए मुंह को खोलता है जिसमें बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं और एमसी को अपने पेट में निगल लेता है। उसके चाचा का आधा मुंह घायल हो चुका था और वह कह रहा था कि तुम पूछ रहे थे कि तुमने क्या गलत किया है। वह कहता है कि जब से तुम पैदा हुए हो तब से एक बोझ हो। तभी उसके अंदर से आवाज आती है, ऐसा क्या। ये सुनते ही उसका चाचा चौंक जाता है।
और हमारा एमसी कहता है, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से तुमने मुझे अपना परिवार नहीं माना है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब मुझे तुम्हें मारने से कोई भी दुख नहीं होगा। और तभी चाचा का पेट फूलने लगता है और उसमें से हमारा एमसी बाहर निकलने की कोशिश करता है। चाचा को उसके कारण बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वह उसको गालियां देता है और रुकने को कहता है, पर एमसी उसकी एक नहीं सुनता और उसके पेट को चीरते हुए निकलता है, जिसके कारण उसके चाचा की मौत हो जाती है। और फिर वह अपने सामने देखता है और चाचा से कहता है कि अपनी आंखें खोलकर देखो, मैं अभी तुम्हारे सामने खड़ा हूं। पर उसका चाचा अब परलोक पहुंच चुका है। पीछे बिल्डिंग पर उसे दो लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। वह दोनों चाचा और एमसी की फाइट का मजा ले रहे होते हैं। एमसी उन लोगों से कहता है, मैं जानता हूं कि तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो। वह अपने चाचा की बॉडी के पास खड़ा होता है और कहता है, अब से मैं नहीं छुपने वाला और यहां से भागने वाला भी नहीं हूं। आगे कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो और मैं भी ऐसा क्यों हो, मुझे अब किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तुम लोगों को जो चाहिए वह मुझे मार के मेरे पास से ले लो। ये सुनते ही वह दोनों लोग में से एक हंसने लगता है और फिर से एमसी कहता है कि अगर तुम मुझे ना मार सके तो मैं तुम्हारे हजारों छोटे छोटे टुकड़े करके तुम दोनों को मार डालूंगा। एमसी का चेहरा बहुत भयानक लगता है, उसका पूरा शरीर खून से भरा हुआ होता है और उसके हाथों के नाखून भी बहुत नुकीले हैं। हमारा एमसी वहीं पर खड़ा होता है और उसके पीछे उसके चाचा की बॉडी पड़ी होती है, जिसमें एक बड़ा सा छेद होता है जिसमें से हमारा एमसी अभी अभी निकला हुआ होता है। फिर से उन लोगों से कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये सब सुनते ही दोनों में से एक आदमी कहता है कि हमें इस लड़के का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। उसने अपने परिवार के सदस्य को भी मार डाला और मुझे ये लड़का बहुत ही पसंद है। तभी दूसरा शख्स कहता है कि यह लड़का हम में से एक नहीं है, ये तो सिर्फ एक म्यूटेंट है और इसको ऐसे ही जिंदा रहने दिया तो ये हमारे लिए खतरा होगा, मुझे अभी उसको यहीं पर मारना होगा। ये कहते हुए वह बिल्डिंग से कूद जाता है और फिर वह बहुत ही फोर्स से जमीन पर लैंड होता है। उससे चारों तरफ जैसे एक भूकंप सा आ गया हो, हर तरफ धुआं छा गया था। फिर जब धुआं हटता है तो हमें उसके सामने हमारा एमसी खड़ा हुआ दिखाई देता है और यह शख्स हमारे एमसी को कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल करने वाला हूं, मुझे ये बताओ कि ये पावर जो तुम मॉन्स्टर में तब्दील हो सकते हो, ये शक्ति तुम्हें कहां से मिली। हमारा एमसी जवाब देता है, मुझे नहीं मालूम, मुझे लगा था मैं जानवर के काटने के बाद मर जाऊंगा, पर जब मैंने मेरी आंखें खुली तो मैं इसी मॉन्स्टर में तब्दील हुआ था। ये बात सुनकर वह एमसी के सामने खड़ा हुआ शख्स कहता है कि मैं किस तरह मान लूं कि तुम किसी और की मदद के बिना इस मॉन्स्टर में बदल सकते हो, या तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे सच्चाई नहीं बताना चाहते। फिर हमें दिखता है कि वह शख्स के हाथ बड़े होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसने पहनी हुई काली हुडी फटने लगती है और फिर उसकी पेंट भी फटने लगती है। कुछ क्षण में इसी तरह उसने अपनी पूरी बॉडी को एक मॉन्स्टर में तब्दील कर लिया होता है, जो कि हमारी एमसी की साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वह उसको कहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। वह मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो वैसे तो एक पक्षी जैसा लगता है, जैसे कि कोई कौवा हो, पर उसके पर नहीं है और उसकी साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसकी कौवे जैसी चोंच और चोंच के अंदर बहुत सारे नुकीले दांत भी होते हैं। देखने में भी बहुत ही भयानक लग रहा होता है और कहता है कि ये बड़ी ही मज़ेदार फाइट होने वाली है। ये एक जिंदगी और मौत की फाइट होने वाली है और दोनों ही एक दूसरे के करीब आते हुए दिखते हैं, जिसमें हमारा एमसी उस मॉन्स्टर के सामने कद में बहुत ही छोटा लग रहा होता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं।